हेलो एवरीवन। आज हम मेंडल की आनुवंशिकता के तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम का कथन ये है कि जब सजीवों के अंदर दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र होती है, इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो द्विसंकर संकरण करना पड़ेगा। द्विसंकर संकरण क्या होता है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए पादपों के बीच में संकरण करवाया जाता है तो उस संकरण को हम द्विसंकर संकरण कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब हम द्विसंकर संकरण करेंगे तब हम देखेंगे कि जो दोनों लक्षण हैं उनकी वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती, इसीलिए इस नियम को हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब हम आगे एक छोटा सा क्रॉस करके देखेंगे, उस क्रॉस की सहायता से मेंडल के इस तीसरे नियम को समझने का प्रयास करेंगे। द्विसंकर संकरण को समझने के लिए जनक के रूप में हम जो पौधे लेंगे, अब उनके दो लक्षणों का हमें अध्ययन करना है, तभी इसको हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे कि जनक के रूप में ये मेल और फीमेल पौधे हैं। मेल पौधे के अंदर जो हमने दो लक्षण लिए, एक तो लंबाई का लक्षण लिया और दूसरा लिया उसके अंदर पुष्प के रंग का लक्षण। तो लंबाई के लक्षण को तय करने वाले जो एलील हैं वो कैपिटल टी लिए, यानी कि दोनों एलील समयुग्मजी हैं, होमोजाइगस हैं और दोनों के दोनों जो इसमें जीन हैं वो प्रभावी हैं। और जो फूलों के रंग को निर्धारित करने वाले जीन हैं वो कैपिटल आर सेम उसी प्रकार से समयुग्मजी स्थिति में लिए, दोनों प्रभावी हैं। इसका अर्थात ये जो मेल पौधा है जनक के रूप में जिसे हमने इस्तेमाल किया है, ये पौधा लंबा होगा और इसके अंदर जो पुष्प होंगे वो लाल रंग के होंगे। फीमेल जनक जो हमने लिया उसके अंदर इसके हमने होमोजाइगस कंडीशन ली, लेकिन इसके जो दोनों एलील हैं वो रिसेसिव कंडीशन में है, यानी कि प्रभावी नहीं है, अप्रभावी कंडीशन में। तो इसके अंदर दोनों स्मॉल टी दोनों एलील लंबाई को तय करने वाले हैं और स्मॉल आर पुष्प के रंग को तय करने वाले जीन हैं जो कि होमोजाइगस हैं, समयुग्मजी हैं लेकिन रिसेसिव है। तो ये जो पौधा होगा ये शुद्ध बोना होगा और इसके पुष्प सफेद होंगे। इसमें जैसा कि हम पहले क्रॉस कर चुके हैं, जनक के बाद इनमें युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मकों के अंदर निषेचन होगा, उससे F1 पीढ़ी बनेगी। F1 पीढ़ी के अंदर जो प्राप्त पौधे हैं उसके अंदर हम सेल्फ पोलिनेशन स्व परागण कराएंगे, उससे F2 पीढ़ी मिलेगी। तो देखिए इसके अंदर जो युग्मक बने, अब कैपिटल टी युग्मक के अंदर हैप्लॉइड स्थिति आती है, यानी कि दोनों एलील में से एक एलील जाएगा और इसके दोनों एलील में से भी एक एलील जाएगा। तो एक युग्मक में दोनों का एक एक एलील चला जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर। जितने भी युग्मक बनेंगे उन सब के अंदर कैपिटल टी कैपिटल आर दो एलील पाए जाएंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो युग्मक बनेंगे उसके अंदर भी दोनों एलील में से एक एलील स्मॉल टी और इन दोनों एलील में से एक एलील स्मॉल आर इसके अंदर चला जाएगा। तो स्मॉल टी और स्मॉल आर इस प्रकार से हमें दूसरे युग्मक मिल जाएंगे। तो ये मेल के युग्मक हो गए, ये फीमेल के युग्मक हो गए। अब इन दोनों के बीच में जब निषेचन की क्रिया होगी, हाइब्रिडाइजेशन, तो उससे जो पौधे प्राप्त होंगे उनका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जो पौधा होगा ये देखने में लंबा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जनक का पौधा था, और ये पौधा देखने में लाल होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जनक का पौधा था। स्थिति सिर्फ ये है कि ये होमोजाइगस कंडीशन में थे, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, यानी कि ये समयुग्मजी कंडीशन में थे। इसमें दोनों एलील एक जैसे थे लंबाई को तय करने वाले, यहाँ पर लंबाई को तय करने वाले दोनों एलील अलग अलग प्रकार के हैं। और ये लाल तो होंगे लेकिन ये विषम युग्मजी होंगे, समयुग्मजी नहीं होंगे। इस प्रकार से हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। F1 पीढ़ी के बाद जब F1 पीढ़ी के पौधों को जनक के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पौधे वो हमारे लिए जनक का काम करेंगे। F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F1 पीढ़ी के पौधों को ही हम जनक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जनक के रूप में प्राप्त करने के बाद इसमें जो युग्मक बनेंगे उन युग्मकों का संयोजन आप देखिए, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी हमने आपको बताया कि जब युग्मक बनते हैं तो दोनों एलील अलग अलग युग्मकों के अंदर पृथक रूप से प्रवेश कर जाते हैं। मेंडल का दूसरा नियम भी यही कहता है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। जब युग्मक बनते हैं तो अलग अलग गुणों को या लक्षणों को निर्धारित करने वाले जो गुणसूत्र हैं, जो एलील हैं, वो अलग अलग युग्मकों में पृथक रूप से चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा,
इसका एक युग्मक, सॉरी इस युग्मक में इस एलील का एक एलील और इन दोनों एलील का एक एलील एक युग्मक में प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार जो कॉम्बिनेशन की संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो युग्मक कितने प्रकार के बन सकते हैं? इससे 4 प्रकार की पॉसिबिलिटी है। कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर जा सकता है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर जा सकता है, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर जा सकता है और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर जा सकता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के युग्मक मेल पौधे के अंदर प्राप्त होंगे। अब क्योंकि मेल पौधे का जीनोटाइप फीमेल पौधे के जीनोटाइप के जैसा है, तो जो 4 युग्मक यहाँ बनेंगे ठीक वैसे ही 4 युग्मक यहाँ पे भी बनेंगे। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। इसके बाद F2PD प्राप्त करनी है तो इन युग्मकों के अंदर निषेचन करना होगा और इनके निषेचन से इनके कॉम्बिनेशन की जो संभावनाएं बन सकती हैं उसको आगे हम चेकर बोर्ड मेथड की विधि से करके देखेंगे और उसके बाद F2PD हमें प्राप्त होगी। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से F2PD प्राप्त होगी। उस F2PD के अंदर बनने वाले पौधे किस प्रकार के होंगे, उनका फिनोटाइप क्या होगा, उनका जीनोटाइप क्या होगा और किस प्रकार से वो हमारे स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सिद्ध करते हैं। F1PD के पौधों को जनक के रूप में इस्तेमाल करके उनके अंदर बनने वाले युग्मकों से F2PD प्राप्त करने के लिए हमने इस चेकर बोर्ड का इस्तेमाल किया है। इस चेकर बोर्ड के अंदर एक तरफ मेल के अंदर बनने वाले युग्मकों को हम रखते हैं और दूसरी तरफ फीमेल में बनने वाले युग्मकों को रखा जाता है। तो क्योंकि मेल और फीमेल उसमें बनने वाले युग्मक हमारे एक जैसे हैं तो हमने यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये मेल के अंदर बनने वाले युग्मक थे और ठीक वैसे युग्मक फीमेल के अंदर बने थे। अब इस चेकर बोर्ड मेथड की सहायता से हम इनका संयोजन करवा के F2PD के पौधों का जीनोटाइप और फेनोटाइप दोनों आसानी से बता सकते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए कैपिटल टी कैपिटल आर, यदि हम इस युग्मक को लें और इस युग्मक का संयोजन इन सभी के साथ करवाएं तो हमें इन 4 पौधों का जीनोटाइप प्राप्त हो जाएगा। जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर इसके साथ मिलेगा तो 2 कैपिटल टी आएंगे, 2 कैपिटल आर आएंगे। हमें इनको लिखते समय हमेशा ध्यान रखना है कि एक लक्षण का निर्धारण करने वाले जीनों को एक साथ लिखना है और उन दोनों में भी यदि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तो जो कैपिटल है उसको पहले लिखना है, जो स्मॉल है उसको बाद में लिखना है। ये बातें हम पहले कर चुके हैं। तो इस प्रकार से कैपिटल टी कैपिटल आर, अगला पौधा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, उससे अगला पौधा कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आएगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आएगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर। इस प्रकार से हम फिर दूसरा युग्मक लेंगे, उसका संयोजन आपस में करवा देंगे चारों के साथ, फिर तीसरा युग्मक लेंगे, उसका आपस में संयोजन करवा देंगे, फिर चौथा युग्मक लेंगे, इस चौथे 4 युग्मक के साथ संयोजन करवा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास F2PD के पौधे प्राप्त आ जाएंगे और इनके जीनोटाइप को देखकर इनका फिनोटाइप आसानी से बताया जा सकता है। जैसे कैपिटल टी, इसमें लंबाई को निर्धारित करने वाले दोनों जीन प्रभावी हैं तो ये पौधा लंबा होगा और इसमें फूलों का रंग लाल होगा क्योंकि दोनों प्रभावी जीन है, होमोजाइगस कंडीशन है। ये पौधा भी लंबा होगा और लाल होगा। जहां पर एक एलील कैपिटल आ जाए वो प्रभावी होता है तो उसका लक्षण आ जाएगा। जो अप्रभावी होंगे उन दोनों को समयुग्मजीय स्थिति में होना होगा तभी वो अप्रभावी लक्षण जो है वो प्रकट होगा, वरना सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा। तो इस प्रकार से ये फिनोटाइप और जीनोटाइप हमें प्राप्त हो जाएगा 16 के 16 पौधों का। ये अक्सर हमसे पूछ लेते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में या द्विसंकर संकरण में F2PD के जो पौधे हैं उनका लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप का अनुपात बताइए। तो हम इसकी सहायता से बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जैसे यदि हमें फिनोटाइप बताना हो, लक्षण प्रारूप को हम फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप को बड़ी आसानी से बताया जा सकता है। फिनोटाइप ये जो हम लिखते हैं या फिनोटाइप कौन से होते हैं, लक्षण प्रारूप क्या उनसे होते हैं, वे लक्षण जो हमारे को किसी पौधे को या किसी सजीव को देखने पर खुली आंखों से स्पष्ट रूप से बाहर से दिखाई दे जाते हैं, उसको हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। और जीनोटाइप उस पौधे की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप हम यहाँ से बता सकते हैं और जीनोटाइप जो जीनी संरचना है उसको देखकर बता सकते हैं। देखिए लंबा लाल, हमें यदि लंबे लाल पौधे गिने तो टोटल कितने होंगे, 1 लंबा लाल, 2 3 4 5, ये लंबा सफेद हो गया, ये लंबा लाल 6 7 8 और 9, यानी कि 9 पौधे जो होंगे वो लंबे होंगे और लाल होंगे। अनुपात में लंबे लाल के बाद
दूसरा अनुपात लंबा सफ़ेद ले लेते हैं, लंबा सफ़ेद 1, लंबा सफ़ेद 2 और लंबा सफ़ेद 3। जो 3 अनुपात आ जाएगा वो ये पौधे लंबे होंगे और सफ़ेद होंगे। लंबा लाल भी हो गया, लंबा सफ़ेद भी हो गया। उसके बाद अपने बोना लाल देख सकते हैं, बोना लाल 1, 2 और 3। ये 3 अनुपात आएगा, ये पौधे बोने होंगे और सफ़ेद होंगे। लास्ट में सिर्फ एक पौधा बचा, सॉरी ये 3 बोने और लाल होंगे, ये 3 पौधे बोने और लाल होंगे। लास्ट का जो एक पौधा बचा ये बोना होगा और सफ़ेद होगा। ये एक, ये पौधा बोना और सफ़ेद होगा। तो इस प्रकार से द्विसंकर संकरण में जो F2PD आई, उस F2PD के अंदर जो लक्षण प्रारूप है, जो फिनोटाइप है, वो 9:3:3:1 का आता है, जिसमें से 9 पौधे या 9 का अनुपात लंबे और लाल पौधों का होगा, 3 अनुपात लंबे और सफ़ेद का होगा, 3 अनुपात बोने और लाल का होगा और 1 अनुपात बोना और सफ़ेद का होगा। जिस प्रकार से हमने इसका फिनोटाइप निकाला है उसी प्रकार से हम इसका जीनोटाइप भी निकाल सकते हैं। जीनोटाइप में क्या देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल R, ये संयोजन कितने पौधों के अंदर है उसको देख के लिख लेंगे। उसके बाद कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल r, ये संयोजन कितने प्रकार का उसको देख के लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों निकाल सकते हैं। तो जब हमने इस प्रकार द्विसंकर संकरण किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, तो उसमें देखा कि जो 2 लक्षण हमने लिए थे, लंबाई का लक्षण और फूलों के रंग का लक्षण, ये दोनों लक्षण F2PD के अंदर पौधों के अंदर अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं, पृथक रूप से प्रकट होते हैं और एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। इसीलिए इसे हम स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति के ऊपर किसी भी प्रकार से डिपेंडेंट नहीं होती। तो ये इस प्रकार साधारण सा चेकर बोर्ड और साधारण सी अनुपात है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न परीक्षा में आता है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो ये हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अब अगले वीडियो के अंदर जो हमारा अगला चैप्टर है, जो हमारा अगला टॉपिक है, उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।